हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ कृष्णा भारद्वाज। तो बेटा हमारा ये मॉक है 14। तो हम जो सीरीज़ चला रखे हैं दैट इज़ 30 डेज 30 मॉक्स, जिसके अंदर हमें कौन सा एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं? हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट क्लर्क का। और हम हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट क्लर्क के अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जिसके जो है हम ये एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, दैट इज़ जनरल स्टडी। तो हमारा टारगेट ये है कि जनरल स्टडी जो भी आने वाला है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट क्लर्क के अंदर, वो आपका हम फुल फ्लेज कवर करवा दें थ्रू एमसीक्यूज, ठीक है, और अंडर 30 मार्क्स। तो स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दैट इज़ रिगार्डिंग बेटा आवर कोर्सेज। तो आईबीएस हिमाचल जो है आपको कुछ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड के कोर्सेज जो है प्रोवाइड करता है, जिसमें कि कोर्सेज जो हैं वो हमारे पास हिमाचल प्रदेश एलाइड सर्विसेज, हिमाचल प्रदेश नायब तहसीलदार, और आपका टीजीटी का, पीजीटी का, क्लर्क का एग्ज़ाम, या कोई भी आपको जो है क्लास 3rd और 4th एग्ज़ाम हिमाचल प्रदेश के अंदर होते हैं, वो सारे के सारे हम आपको प्रोवाइड करते हैं। एंड साथ ही में जो सेंटर के एसएससी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो भी हम आपको करवाते हैं। ये एग्ज़ाम दो मोड में होते हैं बेटा, ऑनलाइन ऑफलाइन। तो ऑनलाइन के लिए आप जस्ट गूगल प्ले में जाके हमारी ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे जो है आपको कोर्स ओपन हो जाएंगे, जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो उसमें आप देखोगे कि डेमो क्लासेस जो है वो आपको वहाँ पे प्रोवाइड की जा रही हैं, आप टीचर्स के डेमो देख सकते हो। देन उसी के साथ जो है आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी देखने को मिलेंगे, लाइक हम जो है आपको ऑनलाइन कोर्सेज के अंदर जो है वो लाइव और रिकॉर्डेड दोनों तरह के कोर्सेज देंगे, जिसके अंदर कि आपको बुक सेट भी प्रोवाइड किया जाएगा कोर्स का। एंड एमसीक्यूज जो है वो आपके उसके थ्रू वीकली और मंथली बेसिस पे आपके साथ डिस्कशन भी होगा, टेस्ट भी होगा, और जो भी डाउट्स होंगे आपके वो भी आपके लिए जाएंगे। तो डाउट सेशन भी आपको दिया जाता है इन कोर्स के अंदर। ओके, तो आप जाके जल्दी से देखिए, नहीं तो अगर कुछ भी आपको डाउट लगता है तो इस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग जो है प्रिपेयर हो जाओ, अपना फ़ोन या लैपटॉप जिसमें भी आप देख रहे हो उसको ऑन कर दो। फटाफट जैसे ही क्वेश्चन स्क्रीन पे आएगा आप जल्दी से रीड करना, देन फटाक से आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे देना। ओके, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो आप में से ही बच्चों मुझे कहा था कुछ बच्चों ने, और ये सही बात भी है, कि पेपर जो है इंग्लिश मीडियम में ही होने वाला है। तो अब हम जो है प्रैक्टिस इंग्लिश मीडियम में ही रखेंगे अपना। अभी तक हम इंग्लिश हिंदी दोनों में देख रहे थे, अब हम कुछ मॉक जो है लास्ट मतलब जो इस तरह जो अभी मॉक चल रहे हैं उसको हम अब इंग्लिश में ही देखेंगे, ओके, ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है दैट इज रिगार्डिंग करंट अफेयर। करंट अफेयर के रिगार्डिंग भी एक डाउट था, कल एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर आप मतलब वीकली बेस पे कवर कर रहे हो करंट अफेयर्स को। तो मेरा मोटो ये है, अभी मैंने इस बार में तो मैंने रैंडम डाले हैं करंट अफेयर्स, बट वैसे मोटो ये है कि अगर आप वीकली बेसिस पे हर एक मॉक में करंट अफेयर करते हो तो बेटा 30 मॉक्स मतलब 30 वीक्स, और एक वीक के अंदर करंट अफेयर को कवर करना एक टेस्ट के अंदर, दैट इज वेरी मच बेटर कंपैरेटिव कि रैंडम करंट अफेयर हो। इससे एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन आ जाता है कि मेरे हर मंथ के करंट अफेयर वीकली बेसिस पे कंप्लीट हो चुके हैं। तो मतलब ये हुआ 5-6 करंट अफेयर अगर हर टेस्ट में आ रहे हैं, हर वीक का आ रहे हैं, तो 4 मॉक के अंदर पूरे महीने की हम 25 से 30 क्वेश्चंस कर रहे हैं, और 25-30 बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो उस मंथ के करंट अफेयर। तो इस तरह से आपका पूरा मंथ ही कंप्लीट हो रहा है। तो मतलब इसके पीछे का सेंस ये है करने का, ओके। फिर भी मैं बीच में रैंडम भी लेके आऊंगा करंट अफेयर, तो डोंट वरी, सब हो जाएगा। बट अगर आप ये सोचोगे कि एक वीक का ही हुआ, तो एक वीक का तो एक दिन में हुआ ना, बाकी दिनों में तो सारे वीक्स के ही हो रहे हैं वो फिर, ओके। ऐसा तो है नहीं कि हर दिन एक वीक का है, ओके। तो थोड़ा सा मतलब आप जैसे हम कर रहे हैं उस पर आप रिलाई करते हो, उसको करते जाओ, ओके। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जल्दी से आंसर दे दिया होगा कुछ बच्चों ने, मुझे लग रहा है। हाँ जी बेटा सही, जल्दी से बताइए ज़रा। वेरी गुड, कुछ बच्चे बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि विच कंट्री ऑफिशियली ज्वाइन नेटो ऑन March 7th 2024। तो लास्ट ईयर March 24 में किसने ज्वाइन किया था नेटो को? ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेगा आपको, लास्ट ईयर का करंट अफेयर इस साल पूछ सकता है, और 2024 मार्च लिख के दे देगा वो, ध्यान देना ये, ठीक है। तो किसने ज्वाइन किया था तो ये बताना है इस बार। तो हमारे पास ये किसने ज्वाइन किया है? स्वीडन ने, ठीक है। तो आप देखोगे स्वीडन, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, 3 कंट्रीज ऊपर आती हैं। बाल्टिक सी के साथ लगता है आपका कौन सा? स्वीडन, ठीक है। तो आपको मुझे कुछ कमेंट बॉक्स में बताना है कि नेटो के अंदर अभी रिसेंटली कितने टोटल कंट्रीज हैं और स्वीडन का कैपिटल कहाँ है। ये दोनों चीज़ें मुझे आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताना। ओके, सो नेक्स्ट दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। जल्दी से पढ़िए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 एंड फटाक से आंसर दीजिए।
Who became the first woman elected as president of Mexico in June 2024? तो जून 2024 में मैक्सिको की राष्ट्रपति बनी है पहली वुमेन, कौन बनी थी? जल्दी से बताइए, नाम क्या है? तो यस, वेरी गुड, कुछ बच्चों ने ए आंसर करा है, बिल्कुल सही है, दैट इज आपका क्लाउडिया, नाम क्या है? शिनबॉम। तो क्लाउडिया शिनबॉम जो है ये रीसेंट अभी बनी है मैक्सिको की प्रेसिडेंट लास्ट ईयर 2024 जून के अंदर। ओके, तो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है ये, अक्टूबर 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो बता रहा है विच मिलिटेंट ग्रुप लॉन्च्ड अ लार्ज स्केल अटैक फ्रॉम द गाजा स्ट्रिप, ठीक है। देन बोलता है प्रमोटिंग अ फुल मिलिट्री रिस्पॉन्स फ्रॉम इजराइल। तो कौन सा मिलिटेंट ग्रुप है जिसने अटैक करा है गाजा स्ट्रिप के ऊपर, प्रमोटिंग अ फुल मिलिट्री आपका रिस्पॉन्स फ्रॉम कहाँ से? इजराइल से। यस, प्रॉम्प्टिंग, नॉट प्रोमोटिंग, इट इज प्रॉम्प्टिंग, उधर से रिफ्लेक्शन पड़ रही थी। तो प्रॉम्प्टिंग आपका अ फुल मिलिट्री रिस्पॉन्स फ्रॉम इजराइल। तो कौन सा है गाजा पट्टी पे जो है, कौन सा आतंकी संगठन है जिसने जो है यहाँ पे ये दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इजराइल और इनके बीच में, तो सबको ही पता होगा, हमास, ठीक है। तो बिल्कुल सही, सी आंसर है इसका। दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी से क्वेश्चन को रीड करिए, जल्दी से आंसर दीजिए। हाँ जी बेटा, यस, नेक्स्ट, बिल्कुल ठीक है, सी थर्ड का बिल्कुल सही है, हमास। नेक्स्ट आंसर दीजिए, 4th क्वेश्चन, विच कंट्री वॉज admitted as the 21st permanent member of G20 during 18th G20 summit in New Delhi। तो बेटा हमारे पास न्यू दिल्ली के अंदर G20 का समिट हुआ था जो कि 18वां था, है ना, सितंबर के अंदर हुआ। उसके अंदर ये बोलता है कौन सा जो है 21st परमानेंट मेंबर बना G20 का, ठीक है। तो जल्दी से बताइए G20 का परमानेंट मेंबर कौन सा बना था जो इंडिया के अंदर G20 समिट हुआ था? तो अफ्रीकन यूनियन बना था, यूरोपियन यूनियन बना था, आसियान बना था, या फिर आपके पास दैट इज आपका मार्कोसर, MERCOSUR, मार्कोसर। तो जल्दी से आंसर दीजिए। नो 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 नो, गलत, ए, यस, वेरी गुड। तो एक आंसर जो बच्चे दे रहे हैं दैट इज करेक्ट, ए जो है बिल्कुल सही है, अफ्रीकन यूनियन जो है ये बना था 21st मेंबर ऑफ आपका G20। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, विच फॉर्मर US प्रेसिडेंट पास्ड अवे एट द एज ऑफ 100 ऑन December 29, 2024। तो कौन से US के प्रेसिडेंट थे जो पहले रह चुके हैं प्रेसिडेंट, अभी रिसेंटली उनकी डेथ हुई है, 100 साल की उम्र उन्होंने पूरी की, तो अभी दिसंबर 2024 के अंदर। तो कौन थे वो प्रेसिडेंट, नाम बताने आपको, जल्दी से। यस, कौन है US प्रेसिडेंट? बी इज करेक्ट आंसर। तो कौन है हमारे पास? जिमी कार्टर जो हैं ये US के फॉर्मर प्रेसिडेंट है जिनकी अभी अभी रिसेंटली डेथ हुई है। ओके, सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग? किसको कहा जाता है बेटा द फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग? ABCD, जल्दी से आंसर कीजिए। BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, M विश्वेश्वरा और आपका DPC महलनोबिस। तो दो तो आपको पहले एलिमिनेट कर दोगे, दो ही बच जाएंगे, C और D में से आंसर देना है जल्दी से। कुछ बच्चे लिख रहे हैं D जो कि बिल्कुल गलत है, कुछ बच्चे C, दैट इज वेरी मच करेक्ट। तो M विश्वेश्वरा जो है ये हमारे फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमी है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो जल्दी से पढ़िए क्वेश्चन और फटाक से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का जल्दी से आंसर करो। क्वेश्चन बोल रहा है इन विच ईयर वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज्ड? किस साल जो है RBI को क्या किया गया? नेशनलाइज किया गया। तो एक एक्ट है RBI एक्ट, आपने पढ़ा होगा, कब का है जल्दी से बताइए मुझे। हाँ, 45, वेरी गुड, 49, ठीक है। बी इज करेक्ट आंसर बेटा, बी है आंसर, ना कि ए है, बी आंसर है। ओके, सो 1949 के अंदर RBI को नेशनलाइज किया गया था। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए पढ़िए।
बोलते हैं फर्स्ट 5 year प्लान इन इंडिया वॉज प्राइमरीली फोकस्ड ऑन विच सेक्टर। जो पहला पंचवर्षीय जो योजना थी उसका सबसे फोकस सबसे ज़्यादा किसके ऊपर था? फर्स्ट 5 year प्लान का सबसे बड़ा फोकस, सबसे ज़्यादा फोकस किसके ऊपर था? ABCD, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन। किसके ऊपर है जी? जल्दी से बताइए आंसर। ओके, वेरी गुड, इट इज़ बी, सबको ही पता है लगभग। वेरी गुड, दैट इज़ एग्रीकल्चर। तो हमारा जो मेन मकसद था बेटा पहले पंचवर्षीय योजना में, वो था इंडियन एग्रीकल्चर को क्या करना? बूस्ट करना। ठीक है, तो पहले हमने एग्रीकल्चर में थोड़ा सा मतलब इंडिया को जो है सेल्फ सफिशिएंट बनाना था, है ना, सेल्फ सस्टेन्ड हो हमारे पास, क्योंकि कभी खाने का ही पूरा नहीं था, इंपोर्ट कर रहे थे हम बहुत ज़्यादा अनाज। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी? तो बताइए जरा 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी? तो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के बारे में कौन सा आर्टिकल बताता है कॉन्स्टिट्यूशन का? आर्टिकल 51, 39, 44 और 265। विच आर्टिकल? अरे वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, जल्दी से आंसर कीजिए। यस यस, ओके गुड। तो आर्टिकल 51 ए जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। मुझे बताना आर्टिकल 51 जो है वो किस पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है? जल्दी से कमेंट में बताना कौन से भाग के अंदर संविधान के आता है आर्टिकल 51। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या बोल रहा है, देखो, बोलता है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। आपके पास 2 लिस्ट दिए हैं, आपको लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैच करना है और करेक्ट आंसर को सिलेक्ट करना है। लिस्ट 1 क्या कहता है? ए बोल रहा है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। तो मतलब बेटा ये प्रोहिबिशन जो डिस्क्रिमिनेशन वाला है ये कौन सा आर्टिकल है, ये आपको मैच करने हैं। दूसरा बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, ये किसके रिगार्डिंग है? देन प्रोटेक्शन है अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, ये किसके रिगार्डिंग है? देन एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी किसके रिगार्डिंग? बहुत ही सिंपल है। तो ये एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, डिस्क्रिमिनेशन, ये तो सबको ही मुझे लगता है पता होंगे। अगर आप डी देखोगे तो डी का सीधा सीधा 4 आ रहा है और ऑप्शन में डी का 4 2 जगह है, तो दैट मीन्स बी और डी में से आंसर होने वाला है हमारा। दूसरा, अगर प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन देखोगे तो आर्टिकल 15 सबको पता होगा, ए का 2 आएगा। तो ए का 2, डी का 4, डी का 4, ए का 2, ए की जगह है, दैट इज बी। तो बी आंसर यहाँ से विदाउट बाकियों को पढ़े निकल जाएगा। बाकी भी बहुत आसान थे, है ना। आर्टिकल 22 के अंदर आता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ठीक है। और आर्टिकल 24 के अंदर आता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। आप मुझे बताना आर्टिकल 24 कितने साल से कम उम्र के बच्चों को बोलता है कि आप नहीं करवा सकते काम फैक्ट्रीज में? तो क्या है आपके पास एज क्या बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन की? इतने साल से कम उम्र के बच्चों को आप काम नहीं करवा सकते, वो मुझे कमेंट में बताना। नंबर सेकंड, आप एक और चीज कमेंट में बताना कि आर्टिकल 15 और 16 में एक आपको रिजर्वेशन मिलता है। 15 में मिलता है रिजर्वेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन के दौरान, 16 में मिलता है रिजर्वेशन जॉब्स के लिए। किसको? EWS। आर्टिकल 15 का क्लॉज 6, आर्टिकल 16 का क्लॉज 6। EWS वाला जो क्लॉज है वो कौन से संविधान संशोधन में ऐड हुआ था, कौन से साल में, ये भी मुझे बताना जरा। ओके, सो मूव ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। सो दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो जल्दी से पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? ये कहता है इफ एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सीक्स टू मेक any change in certain items, the amendment requires to be ratified by the legislature of not less than 1/2 of states before the bill making provision for such an amendment is presented to the
president for ascent, which of the following are those items? मैं आपको पहले समझा देता हूँ. यहाँ पे ये बोल रहा है बेटा कि अगर हम अमेंडमेंट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के अंदर, किसी चीज़ के लिए अमेंडमेंट कर रहे हैं, चेंज करना है कुछ चीज़ों के अंदर, तो बोलते हैं अगर वो अमेंडमेंट ऐसा है, कैसा है कि अमेंडमेंट में ज़रूरत है पहले तो क्या करना, लगभग आधे से ज़्यादा जो स्टेट है उनको पूछने की ज़रूरत है, मतलब उनसे रेटिफिकेशन लेने की ज़रूरत है पूरे देश के आधे से ज़्यादा स्टेट से. दूसरा बोलते हैं कि ये जो अमेंडमेंट है वो पहले प्रेसिडेंट के लिए जो है जाएगा, है ना. बोल रहा है यहाँ पे कि स्टेट बिफोर द बिल मेकिंग प्रोविजन फॉर सच एन अमेंडमेंट इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर असेंट. तो मतलब यहाँ होगा कि प्रेसिडेंट को जब उसके पास जा रहा है वो प्रेसिडेंट के साइन असेंट के लिए, क्योंकि प्रेसिडेंट के असेंट से ही लॉ बनेगा वो, तो प्रेसिडेंट के असेंट से पहले बोलते अगर पार्लियामेंट वो ला रही है उस तरह का अमेंडमेंट तो वो स्टेट को भी पूछना है, आधे से ज़्यादा स्टेट्स को. ऐसा कौन सी चीज़ है, कौन सी ऐसी आइटम है जिसके लिए ये सारा प्रोसेस करना पड़ेगा कि पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर रही है, फिर वो पार्लियामेंट को स्टेट को पूछना है, 50 से ज़्यादा स्टेट्स को, उनका रेटिफिकेशन ज़रूरी है, फिर जाके जाएगा वो प्रेसिडेंट के पास. यस. तो बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट. तो पार्लियामेंट के अंदर मतलब राज्यसभा के अंदर जो स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन है उसके रिगार्डिंग अगर चेंज कर रहे हैं, मान लो हिमाचल को 3 सीट्स हैं राज्यसभा में, कम ज़्यादा कर दे या कुछ उसमें चेंजेस करे कुछ भी, तो बोलते हैं वो उसके लिए ज़रूरी है. एनी ऑफ द लिस्ट इन 7 स्केड्यूल, अगर बोलते हैं 7 स्केड्यूल के अंदर जो लिस्ट हैं जैसे कि कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, उनमें कुछ चेंज करने. और लास्ट में बोलता है मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन के अंदर कुछ चेंजेस करना है. तो चलो जल्दी से बताओ, मैं आपको हिंट देता हूँ. कभी भी अगर फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर चेंज हो रहा हो, फेडरल स्ट्रक्चर मतलब सेंटर स्टेट का रिलेशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर है फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है, जहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर है. तो अगर डिवीजन ऑफ पावर्स जहाँ पे हैं अगर वहाँ चेंजेस हो रहे हो, और दूसरा कि अगर सेंटर इस तरह का कानून बना रहा है जहाँ पे स्टेट्स के भी जो क्या हैं राइट्स हैं उनके ऊपर कुछ चेंजेस हो रहे हो, तो ज़रूरत होती है कि आपको पूछना पड़ेगा स्टेट्स को 50% से ज़्यादा. तो अब देखो आप जल्दी से क्या आंसर होगा. हाँ जी, क्या आंसर होगा देखो ज़रा फटाफट. कुछ बच्चे बोल रहे हैं जी 1 और 2 ए डी. तो मैंने आपको बता दिया बेटा कि यहाँ पे आप देखोगे कि जब भी फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर चेंज होगा तो अब ये तीनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो तीनों ही फेडरल रिलेटेड है, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो पूरे देश का एग्जीक्यूटिव हेड है, उसमें सिर्फ स्टेट का नहीं पूरे देश का हेड है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है और एग्जीक्यूटिव हेड है. तो वहाँ पे आप देखोगे कि प्रेसिडेंट जो है वो स्टेट का भी उतना ही है जितना सेंटर का है, तो उसके अंदर चेंज करोगे मैनर ऑफ उसका किसी भी तरह से तो वो फेडरल में चेंज हो रहा है, दैट मीन्स आपको स्टेट पूछना पड़ेगा. राज्यसभा जो है वो रिप्रेजेंट ही करता है सेंटर में स्टेट को, वो एक फेडरल आपका जो नेचर है पॉलिटी का, इंडियन पॉलिटी का फेडरल जैसा नेचर जो कि हम क्वासी फेडरल बोल देते हैं, पर वो जो फेडरल नेचर है वो राज्यसभा का होना बताता है, क्योंकि राज्यसभा के थ्रू स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन रखा जाता है सेंटर में. तो राज्यसभा के अगर सीट्स और कुछ चेंज करोगे तो भी ज़रूरत ही पड़ेगी पूछने की, ठीक है. तो मतलब हर वो चीज़ जहाँ पे स्टेट्स की लिस्ट, यस फेडरल स्ट्रक्चर है, लिस्ट भी, लिस्ट क्या करता है डिवीजन ऑफ पावर, वहाँ पे भी चेंज हो रहा है तो स्टेट को पूछना ही पड़ेगा आपको. तो इसीलिए जहाँ पर भी फेडरल चेंजेस होते हैं वहाँ पूछना पड़ता है, ठीक है. चलो जल्दी से आप बताओ क्वेश्चन नंबर 12. विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश इज़ फेमस फॉर चाइनीज़ पोट्री. ये मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस तरह के आपको डाल रहा हूँ और उत्तर प्रदेश पे बहुत ज़्यादा फोकस है क्योंकि उत्तर प्रदेश इंपॉर्टेंट भी है, तो इस तरह के क्वेश्चंस बन सकता है, इस बार चांसेस हैं, तो आपने इसको प्रिपेयर करके रखना है. यस जल्दी फास्ट बोलो. विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश इज़ फेमस फॉर चाइनीज़ पोट्री. तो चाइनीज़ जो बर्तन बनते हैं, चाइनीज़ पॉटरीज जो हैं, घड़े बर्तन जो भी बन रहे हैं, तो वो कौन सी सिटी फेमस है जी, ठीक है. तो जल्दी से आंसर कीजिए. फिरोजाबाद नहीं है बेटा, नो ए नो बी, सी, यस 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 दैट इज सी, सी इज द करेक्ट आंसर. तो जो खुर्जा है, खुर्जा इज फेमस फॉर चाइनीज पोट्री, दैट इज करेक्ट, याद रखना. ओके खुर्जा. दिस इज क्वेश्चन नंबर 13. जल्दी से आपको जो है प्लेस और मिनरल्स दिए गए हैं, कौन सा प्लेस किस मिनरल के लिए फेमस है. सबसे पहले यहाँ पे आपको बोल रहा है कि
कौन सा प्लेस किस मिनरल से एसोसिएट है, तो आपको ये मैच जो है कौन सा पेयर करेक्ट है ये बताना है कि क्या एक पेयर है या ओनली 3 पेयर है या ओनली 4 है या सारे के सारे 5 पेयर हैं, ओनली 2 है, बताना है आपको। झरिया जो है बोलता है कोल के लिए फेमस है, झरिया कोल फील्ड माइंस हैं झरिया में कि नहीं है। आप मुझे ये भी बताओ झरिया कोल फील्ड माइंस कौन से स्टेट में है, ये आंसर में बताओ। फिर है आपका क्या, कुद्रेमुख, कुद्रेमुख आयरन ओर के लिए है बोलता है कुद्रेमुख। देन क्या है आपका, दैट इज आपका जादूगढ़ा, दैट इज बॉक्साइट के लिए फेमस है। नवेली बोलता है किसके लिए फेमस है, नवेली लिग्नाइट के लिए। देन लास्ट यूरेनियम के लिए फेमस है कौन सा जगह, अंकलेश्वर। तो अंकलेश्वर फॉर यूरेनियम है। तो ये जो 1 2 3 4 5 है, क्या ये सही है मैच, या इनमें से कुछ मैच सही है, 2 हैं कि 3 हैं कि 4 हैं कि सारे सही हैं। तो जो आंसर है दैट इज आपका कि यहाँ पे जब आप देखोगे, चलो मैं आपको यहाँ बताता हूँ, यहाँ पे आप देखो बेटा झरिया जो है कोलफील्ड बिल्कुल ठीक है, कुद्रेमुख आयरन ओर बिल्कुल ठीक है, ठीक है, जादूगढ़ा बॉक्साइट बिल्कुल ठीक है, ठीक है, नवेली लिग्नाइट बिल्कुल ठीक है। तो मतलब हमारे पास जो भी हैं ये सारे के सारे क्या हैं, करेक्ट आंसर्स हैं। ओके, तो नेक्स्ट दिस इज क्वेश्चन नंबर 14, कंसिडर द फॉलोइंग मिनरल्स फाउंडेड इन अर्थ क्रस्ट। जल्दी बताओ, अर्थ क्रस्ट में मिनरल का क्रोनोलॉजी बताना है, मतलब सबसे ज्यादा कम 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 कम। तो आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में कि अर्थ क्रस्ट में जो है वो किस तरह के मिनरल मिलते हैं, क्रस्ट की बात हो रही है सिर्फ, ना कि पूरे अर्थ में। तो क्रस्ट में कौन कौन से मिनरल और उसका परसेंटेज आपने पढ़ा होगा, कितना परसेंटेज जो है कौन सा मिल रहा है एलिमेंट। तो जल्दी से यहाँ पे क्रोनोलॉजी में बताना है आपको। यस जल्दी बताइए जल्दी। कौन सा है, तो देखिए बेटा सबसे ज्यादा जो है ऑक्सीजन है, ये क्रोनोलॉजी याद रख लो, ऑक्सीजन सिलिका एल्यूमिनियम आयरन कैल्शियम, और ये परसेंटेज है। ऑक्सीजन जो है इट इज राउंड अबाउट 47% आता है, 46 पॉइंट समथिंग, तो ये इसका आंसर है। सिलिका जो है 28% राउंड अबाउट जो है, एल्यूमिनियम 8% है, देन आयरन 5% है। तो ये शुरू के ही आप 5 याद रखोगे, मोर देन 90% तो यही है। फिर जाके नीचे आपके पास ये कैल्शियम है, ठीक है, और कार्बोनेट्स हैं कुछ, लाइम और ये सब, तो वो 4% आ रहा है जो बाकी के बचे हैं। पर ये मोर देन 90%, शुरू के 4 है, शुरू के 4 ही याद करो, ये मोर देन इनफ है। ओके, सो क्रोनोलॉजी याद रख लेना, परसेंटेज याद रख लेना कितना है क्या है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रा क्रोनोलॉजी समझाना टोटल अर्थ का, टोटल अर्थ के अंदर कौन कौन से एलिमेंट शुरू के 4 है और कितने परसेंट है टोटल अर्थ में सबसे ज़्यादा जो है। ओके, सो दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन, दैट इज इन इंडिया The largest reserve of bauxite is founded in। तो इंडिया के अंदर सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा बॉक्साइट के रिजर्व्स कहाँ अभी जो है मिले हैं, कौन से स्टेट में मिले हैं? आंध्र प्रदेश में मिले हैं, गुजरात में मिले हैं, झारखंड में मिले हैं या उड़ीसा में मिले हैं? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, कहाँ पे अभी अभी बॉक्साइट के सबसे ज़्यादा जो है रिजर्व्स हमें मिले हैं? ठीक है, तो जो आपका आंसर है दैट इज ओडिशा। तो बेटा ओडिशा इज करेक्ट आंसर। ओके, तो ओडिशा के अंदर लार्जेस्ट क्या है, बॉक्साइट। इंडिया के अंदर 50% से ज़्यादा ओडिशा में ही बॉक्साइट आपको मिलते हैं। ओके, तो ये याद रखना। और ये डन आज का जो है हमारा मॉक। तो आप क्या कर सकते हो, ये यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर सकते हो। हम जो है आने वाले टाइम में स्पेसिफिक कुछ और भी सीरीज़ जो है यहाँ पे लॉन्च करने वाले हैं आपके एग्ज़ाम रिलेटेड और बाकी एग्ज़ाम के इंपॉर्टेंट जो मतलब रिलेटेड होंगे। एंड यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे आपको ये PDFs एंड ऑल जो भी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल, उस तरह की कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और आपके नोट्स आपको मिलेंगे। एंड ये हमारा चैनल है व्हाट्सएप, यू कैन कॉल अस, कोई भी किसी भी तरह का डाउट है यू कैन आस्क। ओके, तो आप मैसेज कर सकते हो बेटा। ओके, थैंक यू, दैट्स इट, वेरी गुड। जिन भी बच्चों ने आंसर करा है ना, तो मतलब आप बेटा बहुत अच्छा से पढ़ रहे हो। तो ऐसे ही कंटिन्यू रखना अपना पढ़ाई, जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है, चाहे वो इस महीने हो, अगले महीने हो, जब भी हो, है ना। तो आप अपना पढ़ाई को कंटिन्यू ही रखोगे, तब जाके जो है आपका ये जो फ्रीक्वेंसी बना है वो लास्ट तक रहने वाला है। ओके, थैंक यू, दैट्स इट, बाय।